25 फरवरी के जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज है, जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में और अलग अलग गवर्नमेंट के साइट्स पे रहे थे, उसको देख रहे हैं। सबसे पहला न्यूज क्या है? लंदन में मणिपुरी भाषा की फिल्म बूंग ने बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म पुरस्कार जीता। यह इस श्रेणी में बाफ्टा जीतने वाली देश की पहली फिल्म है। इसका निर्देशन लक्ष्मी प्रिया देवी और निर्माण फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने किया है। बाफ्टा को ब्रिटेन का ऑस्कर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन मतलब ये जो न्यूज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको जरूर किसी ना किसी एग्जाम में छपता हुआ मिलेगा। ठीक है, कैसा क्वेश्चन मिल सकता है? आपको सिंपल नाम दे देगा कि हाल ही में किस फिल्म ने बाफ्टा अवार्ड जीता है, तो उसका नाम याद रखेंगे बूंग। या फिर अगर क्वेश्चन का थोड़ा कैटेगरी बढ़ाएगा, थोड़ा हार्डनेस बढ़ाएगा, तो अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देगा तो आपको स्टेटमेंट बना सकता है कि जो मणिपुरी फिल्म है बूंग, उसके निर्देशक कौन है, तो आपको नाम याद रखना है लक्ष्मी प्रिया। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि किस कैटेगरी में बूंग को अवार्ड मिला है, तो कैटेगरी याद रखिएगा बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखिए निर्माण यानी प्रोड्यूसर की बात करते हैं, तो प्रोड्यूसर जो है ना इसके फरहान अख्तर रितेश सिद्धवानी है। इस व्यक्ति का नाम दोनों अगर आप लोगों को याद नहीं भी है तो लेकिन उसके कंपनी का नाम याद रखिएगा, नाम है एक्सेल इंटरटेनमेंट। ठीक है, नाम क्या है? एक्सेल इंटरटेनमेंट। तो यहाँ से 4 चीजें आपको निश्चित याद रखनी है। बाफ्टा, ठीक है, इसमें अवार्ड किसको मिला है? बूंग नाम की मूवी है। किस भाषा की मूवी है? मणिपुरी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक कौन है? एक महिला है, लक्ष्मी प्रिया देवी उनका नाम है। ठीक है, किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है? तो चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में इसको अवार्ड मिला है। इसके प्रोड्यूसर्स कौन है? तो फरहान अख्तर रितेश सिद्धवानी की कंपनी है एक्सेल इंटरटेनमेंट, वो इसकी प्रोड्यूसर कंपनी है। इसके अलावा बाफ्टा जो है उसको ब्रिटेन का ऑस्कर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको निश्चित पूछेगा, इसको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। नीदरलैंड के 38 वर्षीय रॉब जेटेन ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अब नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और ये 38 वर्षीय है, यानी सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं नीदरलैंड के। नाम क्या है इनका? इनका नाम है रॉब जेटेन। ठीक है, इसके अलावा सबसे युवा प्रधानमंत्री होने के साथ साथ ये नीदरलैंड के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। साथ में इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक 66, है ना, डेमोक्रेट्स 66 पार्टी का नाम है। तो पूछा जा सकता है कि डेमोक्रेट 66 किस देश की पार्टी है? तो नीदरलैंड की है। हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बता लीजिएगा कि रॉब जेटेन बने हैं। ठीक है, सबसे युवा हैं और समलैंगिक हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। केरल का नाम बदलकर केरलम करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जहां तक केरल का सवाल है, दक्षिण भारत का राज्य है ये। ठीक है, और इस क्षेत्र में मालाबार तट है यहाँ पे, इसको भी याद रखिएगा। केरल के बारे में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है केरल के, ये बता दीजिए आप लोग। विजयन, पिनराई विजयन है। ठीक है, और अभी वहां पे राज्यपाल कौन है? आर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, तो ये दोनों चीज याद रखिएगा। अब देखिए इसकी जो प्रक्रिया है ना केरल को केरलम करने की, शुरू 2024 में ही हो गई थी, जब राज्य की विधानसभा ने एक विधेयक पारित करके नाम बदलने को लेकर जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल को जो है अपना संस्तुति भेजा था, और अभी जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसको चेंज करने के लिए हामी भर दिया है। तो ये न्यूज है। अब इसका नाम केरलम क्यों किया गया है, तो ध्यान रखिएगा कि जो केरल है ना उसको मलयालम भाषा में केरलम बोला जाता है। ठीक है, तो केरल को ही मलयालम भाषा में केरलम बोला जाता है, इसलिए इसका नाम चेंज किया जा रहा है। आप लोगों को पता है पश्चिम बंगाल जो वेस्ट बंगाल है, इसका नाम बदलकर क्या किया जाने की प्रस्ताव आई है? क्या किया जाएगा इसका नाम? बंग इसका नाम होगा। ठीक है, बंग, ये याद रखना है आप लोगों को। इसके लिए भी पश्चिम बंगाल जो सरकार है बहुत दिनों से प्रयासरत है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको बंगाल का नाम चेंज करके बंग देखने के लिए मिले। ठीक है, आगे चले। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर, यस सर। ओके ठीक है। बाकी ये दोनों न्यूज जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला देखिए भारत फ्रांस के बारे में दिया है, तो आपको पता होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो भारत आए हुए थे एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए। इसके अलावा मुंबई गए हुए थे भारत के प्रधानमंत्री और
ब्रिटेन फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं दोनों का वहां पे रोड शो हुआ था, बहुत सारे समझौते हुए थे। H-125 हेलीकॉप्टर खरीद का बात हुआ है, 114 राफेल विमान खरीद की बात हुई है। इसके अलावा और भी अन्य उपकरणों की आपस में खरीद बिक्री की बात हुई है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला न्यूज क्या है, प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा, आज से रणनीतिक रिश्तों को मिलेगी गति। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये 2 दिनों के लिए 2 डेज के लिए जो है इजराइल गए हुए हैं, और ये उनकी इजराइल की दूसरी यात्रा है। पहली बार ये 2017 में गए थे और फिर से जो है वो इजराइल गए हैं। अभी वर्तमान में इजराइल के कौन है प्रधानमंत्री बताइए? नेतन्याहू। नेतन्याहू, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब भारत और इजराइल का संबंध की बात करेंगे, ठीक है, तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि इजराइल कहाँ पे है और भारत कहाँ पे है, ठीक है। तो इजराइल का अगर आप चौहद्दी की बात करेंगे इजराइल की, तो ये लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, इन सब से घिरा हुआ है। इसके अलावा इसके पास ही आपको मेडिटेरेनियन सी मिलेगा, ठीक है, भूमध्य सागर। तो भारत जो है भूमध्य सागर तक जाता भी है, यानी उसका ट्रेड होता है उस रास्ते से, तो इस पर्पस से भी इजराइल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हाल ही में अभी मैंने आपको एक दिन मैप यूज करके भी बताया था कि भारत जो है वो इजराइल और यूरोप तक पहुंचने के लिए एक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है। उसका नाम क्या था? इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें हम मैप में आपको बताए थे कि गुजरात का कांडला और मुंद्रा पोर्ट से होते हुए यूएई, फिर सऊदी अरब जाएगा, फिर सऊदी अरब से इजराइल पहुंचेगा। इजराइल का कौन सा पोर्ट था? इजराइल में एक पोर्ट था, याद कीजिए, हाइफा पोर्ट, ठीक है, यही नाम था ना। और फिर उस पोर्ट से आगे बढ़ते हुए फ्रांस तक पहुंचना था। तो इस दृष्टिकोण से भी जो है IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के दृष्टिकोण से भी इजराइल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। जैसे इकोनॉमी के दृष्टिकोण से अगर आप इजराइल के इंपॉर्टेंस को समझना चाहिएगा, तो भारत और इजराइल के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में $3.75 बिलियन का रहा था, जो कि बहुत बड़ा है। इसके अलावा सिक्योरिटी पर्पस से बात करेंगे तो 2020 से 24 तक इजराइल का जो कुल निर्यात होता है उसका 34% जो है ना वो भारत को निर्यात करता है इजराइल। इसके अलावा अभी हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भी इजराइल जो था वो खुले तौर पर मुखर रूप से भारत का सपोर्ट किया था। तो इवन इजराइल जो था वो एकमात्र ऐसा देश था जो इतने खुले तौर पर भारत का सपोर्ट कर रहा था। और भारत जो है अपने बहुत सारे रक्षा सामग्रियों के लिए इजराइल पे डिपेंडेंट है। हाल ही में सुदर्शन चक्र नाम का जो एक एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत डेवलप कर रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं इजराइल का जो आयरन डोम है उससे प्रेरित है। भारत अपने सुदर्शन चक्र में बहुत सारा जो है इंग्रेडिएंट सुदर्शन चक्र मतलब आयरन डोम वाला लगाने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल हमारे लिए कितना जरूरी है, और खास करके अभी के समय में जब हम तीनों तरफ से असुरक्षित फील कर रहे हैं। एक तरफ हमारा पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है, इधर बांग्लादेश के आसपास और म्यांमार के आसपास भी स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इन सब दृष्टिकोण से इजराइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और भारत का बहुत पुराना और बहुत क्या कहते हैं भरोसेमंद साथी रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि 1962 के दौरान जब भारत चीन का युद्ध हो रहा था तो उस समय भी इजराइल जो है वो गुप्त रूप से भारत को बहुत सारा मोर्टार और गोरा बारूद सप्लाई किया था। 1965 का जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो उसमें भी बहुत सारा उपकरण भेजा था। उसके अलावा 1971 का जो बांग्लादेश युद्ध हो रहा था उसमें भी आपूर्ति प्रोवाइड किया था, खुफिया जानकारी दिया था। 1999 के कारगिल युद्ध के समय में भी जो है लेजर गाइडेड बम, ड्रोन निगरानी सिस्टम ये सब उपलब्ध कराया था। उसके बाद मुंबई का जो आतंकवादी हमला हुआ था उस दौरान भी इंटेलिजेंस शेयरिंग किया था, सर्विलांस टेक्नोलॉजी दिया था। इस तरीके से काफी लंबे समय से जो है ये हमको हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। तो बहुत भरोसेमंद हमारा दोस्त है, साथी है, इस वजह से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा हम लोगों को। दूसरी यात्रा है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखिएगा। आप देखिए मोदी जी जब जाएंगे तो वो इजराइल का जो सांसद है, जो पार्लियामेंट है, उसको भी संबोधित करेंगे। तो इजराइल के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नेसेट, ठीक है, ये भी याद रखना है। इजराइल के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? नेसेट कहते हैं। किसी को पता है क्या अमेरिकन जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहते हैं? अमेरिका का जो नहीं भाई, वहां तो राष्ट्रपति रहते हैं, व्हाइट हाउस नहीं कहते हैं उसको, कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस, ठीक है ना, कांग्रेस कहते हैं। बहुत बढ़िया, तो इसको भी याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक शब्द दिख रहा होगा डी हाइफनेट। डी हाइफनेट का मतलब क्या होता है? तो आप गौर करेंगे कि भारत जो है ना
उसका इजराइल के साथ भी बहुत अच्छा संबंध है। इसके अलावा बहुत सारे जो अरब देश हैं जैसे यूएई है, सऊदी अरब है, ओमान है, कतर है, इन सब के साथ भी अच्छा रिलेशन है। लेकिन आप अगर माइन्यूट लेवल पे सूक्ष्मता के साथ विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इजराइल और अरब देश जो है ना, इन दोनों के बीच अच्छा रिलेशन नहीं है ना। आपको 7 डेज वॉर के बारे में पता होगा, ठीक है। इसमें जितने भी अरब देश थे उनका संयुक्त रूप से इजराइल के साथ युद्ध हुआ था। इसके अलावा हाल ही में गौर कीजिए कि इजराइल और ईरान का भी युद्ध हुआ है ना। लेकिन भारत का अरब देशों के साथ भी रिलेशन है, इजराइल के साथ भी रिलेशन है, और ये ईरान के साथ भी रिलेशन है। तो फिर ये जो है भारत, वो किस तरीके से इन दुश्मन देशों के साथ एक साथ में इतना अच्छा रिलेशन बना के रख पाया है। तो इसी नीति को ना डी-हाइफनेट की नीति कहते हैं। मतलब क्या है कि भले ही किसी देश के बीच आपस में दुश्मनी है, लेकिन जब हम अपना विदेश नीति बनाते हैं तो उसको हम एक स्वतंत्र रूप देते हैं। हमको ये मतलब हमें इस बात का मतलब नहीं है कि वो देश आपस में लड़ रहा है, झगड़ रहा है, मित्र है कि दुश्मन है, बल्कि हमारी विदेश नीति इन सब चीजों से स्वतंत्र होगी। इसी को डी-हाइफनेट की नीति कहते हैं। जब भारत जो है एक साथ दो देशों को, भले वो आपस में परस्पर संबंध ना रखते हो, फिर भी हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आप अपने आंसर में जब पुट करेंगे इस तरीके के जो वर्ड्स पुट करेंगे तो बहुत अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। बाकी हम इकोनॉमी सिक्योरिटी डिस्कस कर ही दिए हैं, कुछ पॉइंट्स थे डेटाज वो भी बता दिए, और इजराइल जो है कहाँ पे है, उसके कौन कौन से पड़ोसी देश हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा इजराइल वाला जो है खत्म हो गया है। आपको नीचे इंग्लिश में भी ये आर्टिकल मिलेगा, तो हम यहीं पर उन पॉइंट्स को भी ऐड कर दिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ पुराना न्यूज दिया हुआ है, जैसे इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। तो इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना जो है ये किस राज्य का है, तो ये हिमाचल प्रदेश का है। ये योजना क्या है, तो हिमाचल प्रदेश जो राज्य है वहां पर जो अनाथ बच्चे हैं, विधवा औरत हैं, है ना, जो विकलांग बच्चे हैं, उन सब की शिक्षा को मुहैया कराने के लिए ये योजना लाया गया था। ये पुराना योजना है, चर्चा में था इसलिए दिया हुआ है। अगला न्यूज क्या है, फरवरी 2026 में किस देश ने ओटावा कन्वेंशन, जो कि माइन बैन ट्रीटी के नाम से भी प्रसिद्ध है, उससे हटने की घोषणा की है। तो ओटावा कन्वेंशन पहले ये समझ लीजिए कि ये 1997 से शुरू हुआ था। ये है क्या, तो जो दुनिया में जो माइनिंग होती है ना, अवैध खनन होता है, उस पे लगाम लगाने के लिए ये ओटावा कन्वेंशन आया था। ओटावा कहाँ है, तो ये कनाडा की राजधानी है। वहीं पर 167 देशों ने मिलकर जो है ओटावा कन्वेंशन पे साइन किया था, और ये 1997 में शुरू हुआ था। हाल ही में कौन सा देश इससे हट गया है, तो ये पोलैंड जो है वो ओटावा कन्वेंशन से बाहर हो गया है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, हाल ही में खबरों में छाई भवानी नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो भवानी नदी जो है ना, ये तमिलनाडु केरल के क्षेत्र में बहता है, और ये कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, भवानी नदी कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी के बारे में बताइए, तो इस पे आपको बांध वगैरह पता है, कौन कौन सा बांध है कावेरी नदी पे? कावेरी नदी पे कौन कौन सा बांध है? शिव समुद्रम है क्या? शिव समुद्रम, हाँ बिल्कुल है ना, शिव समुद्रम है। और कौन कौन सा है बताइए? कावेरी नदी कौन कौन से राज्य में है, या कावेरी नदी विवाद किन किन राज्यों के बीच है, ये बताइए। मेटूर बांध है, कर्नाटक है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, तीनों के मध्य जो है विवाद भी है कावेरी नदी को लेकर, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज क्या है, बदलेगा शॉपिंग का अंदाज। देखिए बहुत बढ़िया न्यूज है, पूछा जा सकता है। गुरुग्राम से शुरू हुआ भारत का पहला पब्लिक ऑटोनोमस डिलीवरी नेटवर्क। अब ये पब्लिक ऑटोनोमस डिलीवरी नेटवर्क क्या है, तो समझिए कि आजकल के समय में जो कहते हैं ना कि ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स जो है, इसका दायरा बहुत बढ़ गया है। हम लोग भी अपने रोजमर्रा की चीजों के लिए ई कॉमर्स पे चले गए हैं। आपको ब्लिंकिट पता होगा, जियो मार्ट पता होगा, है ना। मतलब तुरंत जो है 15 से 20 मिनट में चीजें सामान हमारे पास आ जाती हैं। हमें अपने बेसिक सामान के लिए भी बाहर नहीं जाना होता है। तो अब क्या हो रहा है ना कि धीरे धीरे, अभी तो हमारा जो टियर 2 टियर 3 सिटी है उसमें लोग बाइक से पहुंचाने आते हैं, लेकिन अब जो है हो सकता है आने वाले समय में आपको दिखेगा कि ड्रोन और रोबोट ये काम करते हुए दिखेंगे, है ना। तो इसके लिए गुरुग्राम में पहली बार पहला पब्लिक ऑटोनोमस डिलीवरी नेटवर्क शुरू हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, हरियाणा में।
इसमें रोबोट और ड्रोन की सहयोग से डिलीवरी किया जाता है। कौन सी कंपनी शुरू की है? तो दो कंपनी है, स्काई एयर और अराइव एआई, ये दोनों मिलकर जो है ये प्रोग्राम शुरू की है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार ये किस क्षेत्र में हो रहा है? तो गुरुग्राम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा न्यूज है, ये पता होना चाहिए। अगला क्या है? 4 अहम विधेयकों पर विधानसभा की मुहर। तो अभी जो है आपको पता होना चाहिए कि बजट सत्र चल रहा है बिहार विधानसभा में, उसमें डिफरेंट जो है अलग अलग चीजों पर होता रहता है। ठीक है, मतलब निर्णय वगैरह आता रहता है, लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी देखिए 4 विधेयक जो है ना वो पास हुआ है, उसमें से इम्पोर्टेंट कौन सा है वो देखिए। ये हम आप लोगों को बताए भी थे, जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो उनको पता होगा कि नगर निगम में ना एक सशक्त समिति होती है, सशक्त स्थायी समिति। उनके सदस्यों का चयन अब गुप्त मतदान द्वारा होगा। पहले क्या होता था कि आपको पता होना चाहिए कि नगर निगम में मेयर होते हैं, ठीक है, डिफरेंट वार्ड कमिश्नर जो हैं वो आपस में चुनाव करके मेयर का चुनाव करते हैं, और फिर मेयर जब बन जाते हैं तो वो क्या करते थे, अपने सदस्यों को, अपने फेवरेबल जो उनको पसंद होता था उन लोगों के समूह को मिलाकर जो एक सशक्त स्थायी समिति बनाते थे, और फिर जो वो समिति निर्णय लेता था। अब सोचिए कि जब मेयर का चुनाव होगा तो कुछ लोग एक व्यक्ति को वोट देंगे, कुछ लोग दूसरे व्यक्ति को वोट देंगे। अब मान के चलिए कि पर्सन ए जीत गया है और पर्सन बी हार गया है, तो जब ये पर्सन ए बनेगा मेयर, तो आपको लगता है कि पर्सन बी को वोट देने वाले लोगों को भी ये सशक्त स्थायी समिति में जगह देता? नहीं देता। तो इस वजह से क्या होगा ना कि नगर निगम के लिए जो अब सशक्त स्थायी समिति है, जो कि महत्वपूर्ण निर्णय लेती है किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर, उस समिति में जो है ना सदस्य मनोनीत नहीं होंगे, मेयर उसको नहीं चुनेगा, बल्कि अब उसके लिए गुप्त मतदान होगा। इससे क्या होगा कि इससे जो नगर निगम की जो सशक्त स्थायी समिति है वो और डेमोक्रेटाइज हो जाएगी। इसमें पक्ष और विपक्ष के लोग शामिल होंगे, अलग अलग क्षेत्रों के लोग शामिल होंगे। इससे जो है बेहतर प्रशासन हो सकता है। तो एक न्यूज ये है। अगला कौन सा विधेयक है? तो एक जो है ना आपको यहाँ पे देखिए नाम दिखा है, बिहार का अपना सिविल न्यायालय अधिनियम। देखिए 1887 में एक सिविल न्यायालय अधिनियम लागू था, लेकिन वो जो था ना आपको पता होना चाहिए कि वो बिहार के विभाजन से पहले का था, आजादी से पहले का था। संयुक्त रूप से इसको बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश इन सब के लिए लाया गया था। तो अब इस साल क्या किया गया है, बिहार के लिए जो है ना सेपरेट एक विधेयक लाया गया है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा इन सब में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में, बिहार को अब इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। बिहार का अपना विधेयक है, इसका नाम क्या है? बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026। ठीक है, सिविल कोर्ट्स जो होता है उसके लिए ये लाया जा रहा है। पिछला विधेयक कौन सा था? ये 1887 वाला था। इस कानून को बदला गया है, लगभग 137 वर्षों के बाद जो है इस कानून को बदलकर बिहार सिविल न्यायालय विधेयक लाया गया है। ठीक है, तो बीपीएससी वगैरह में ये सब न्यूज करंट अफेयर्स मिल सकता है, इवन बिहार दरोगा में भी देखने के लिए मिलेगा आपको। देखिए ये न्यूज क्या है, बिहार में रासायनिक खाद का मानक से दोगुना उपयोग। तो क्या हो रहा है ना, आपको पता होना चाहिए कि जो कृषि जब होती है तो उसमें किसान अपने उत्पाद और पैदावार को बढ़ाने के लिए खाद का प्रयोग करते हैं। अब खाद जो है ना रसायनों से मिलकर बनता है, खास करके नाइट्रोजन, पोटास और एनपीके। इसमें बताइए तो ये के से क्या होगा? कैल्शियम किसको कहते हैं? कैल्शियम करके है ना, फास्फोरस, हाँ ना, देखिए हाँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस होता है, फास्फोरस, जी 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 है ना, फास्फोरस। तो तीनों को मिलाकर जो है ना इसमें खाद बनाया जाता है, यूरिया बनाया जाता है। तो उसका जो है ना रेशियो वो 4:2:1 का रेशियो होना चाहिए, लेकिन चूंकि किसान इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि उसका मानक जो है ना अनुपात से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो कि 4:2:1 होना चाहिए, वो बढ़कर 10:4:8 है। तो ये असंतुलन है। इसके कारण जो है ना हमारे जो उत्पाद हो रहे हैं, ठीक है, उस पर निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में बात किया जा रहा है कि बिहार में किसान जो है वो मानक से दुगुना खाद उपयोग कर रहे हैं। इससे बहुत सारी समस्याएं निकल के आ रही हैं, जैसे सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी जो भूमि है वो उसकी उर्वरता कम हो जा रही है। उसके बाद इसमें जैविक कार्बन जो होता है, जो कार्बन की मात्रा होती है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। उसमें जो ह्यूमस की मात्रा होती है मिट्टी में वो कम हो रहा है। भूजल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ रही है, जिससे ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी बीमारी देखने के लिए मिल सकती है। कैंसर बढ़ रहा है, बांझपन बढ़ रहा है। ठीक है, तो इन सब को जो है ध्यान में रखते हुए सरकार बहुत सारा प्रयास कर रही है कि किस तरीके से जो है खाद को मानक के अनुसार ही उपयोग किया जाए। ठीक है, और देखिए स्वास्थ्य कार्ड एक जारी किया गया था जो मिट्टी का स्वास्थ्य पता करता था। तो ये योजना पता होना चाहिए आप लोगों को, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ठीक है,
तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी आप लोग याद रखिएगा। इसके द्वारा किसी भी क्षेत्र की जो मिट्टी होती है उसका जांच किया जाता है, फिर उसका हेल्थ कार्ड आ जाता है, तो उस अनुसार कि मिट्टी में किस उर्वरक की, किस खनिज की, किस मिनरल की आवश्यकता है, किसान पर्टिकुलरली वही डालते हैं। इससे जो है ना बेहतर कृषि उत्पाद देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अभी भारत में या पूरी दुनिया में भी रासायनिक खाद की जगह पे ना अन्य प्रकार के भी बहुत सारे खाद आए हैं। जैसे आप लोगों को जैविक खाद के बारे में पता होगा। पता है जैविक खाद क्या है? बताइए। जैविक कृषि होती है ना। जी जी सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है। हम आपको कल बताए थे, 2 दिन पहले भी बताए थे कि संसदीय मैत्री समूह का गठन हुआ है। 64 देशों के बहुत सारे प्रतिनिधि जो है भारत आए हुए थे, और हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ठीक है, वो क्या किए हैं कि हमारा जो लोकसभा है उसके बहुत सारे सदस्यों को अलग अलग देशों के सदस्यों के स्वागत के लिए, या उसके कहते हैं ना कि उनको हेल्प करने के लिए जो है ना अलग अलग सदस्यों को मनोनीत किए हैं। जैसे हम आपको बताए भी थे कि अलग अलग जो व्यक्ति थे, जैसे देखिए यहाँ उदाहरण दिया है संजय कुमार झा, इनको जर्मनी के लिए नियुक्त किया गया है। प्रताप सिंह रूडी हैं भाजपा के, उनको स्विट्जरलैंड के लिए जो है नियुक्त किया है। रविशंकर प्रसाद जो है उसको इजराइल के लिए, देवेश चंद्र ठाकुर हैं उनको ईरान के लिए, विवेक ठाकुर हैं भाजपा के, उनको त्रिनिदाद टोबैगो के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग देशों के लिए जो है ना सहयोग करने के लिए उनको नियुक्त किया गया है। तो हमारे लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है, संसदीय मैत्री समूह कितने देश रहे हैं वो याद रखिएगा। और बेसिकली है क्या, तो लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, पक्ष विपक्ष के बीच जो है बेहतर संबंध बनाने के लिए, ये सब करने के लिए जो है ना ये संसदीय मैत्री समूह का गठन किया गया है। ये न्यूज देखिए, राज्य में 48 औद्योगिक पार्क बने, 47 और बनाए जाएंगे, मंगल पांडे बोले हैं। अभी बताए हम आपको कि बजट सत्र चल रहा है विधानसभा का, उसमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसका उत्तर हमारे मंत्री देते हैं। तो उनसे जब प्रश्न पूछा गया कि हमारे बिहार में उद्योगों की क्या स्थिति है, क्या विकास चल रहा है, तो उसी में बताए हैं कि बिहार में 95 औद्योगिक पार्क विकास किए जाएंगे, जिसमें से 48 जो है उसका निर्माण हो चुका है और 47 और बनाए जाएंगे। इसमें से मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क बनाया हुआ है, फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बना है, गया जी में औद्योगिक कॉरिडोर और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण हुआ है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बिहार के किस जिले में मेगा फूड पार्क का निर्माण किया गया है। ये पहले से भी न्यूज में रहा है, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो उनको याद होगा। याद रखिएगा, मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में है, फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, फतुहा का याद रखना है। इसके बाद बिहटा याद रखिएगा, वहां पे ड्राई पोर्ट है, गया जी में औद्योगिक कॉरिडोर वगैरह बना हुआ है। इसके अलावा नवानगर और कुमारबाग को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, SEZ, 2 जगह को, नवानगर और कुमारबाग। आप लोग ये बताइए कि नवानगर और कुमारबाग कौन कौन से जिले में अवस्थित है, बताइए। कुमारबाग कहाँ है? कुमारबाग पश्चिमी चंपारण, नवानगर, बक्सर। बक्सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। IIT और NIT में नए सत्र से AI की पढ़ाई, ठीक है, यानी कंपलसरी कर दिया जाएगा डिफरेंट NITs और IITs में, और इसके लिए जो है कोर्स डिजाइन करने की जिम्मेदारी IIT मद्रास को दिया गया। यानी IIT मद्रास जो है वो कोर्स डिजाइन करेगा कि अलग अलग IITs और NITs में कितना और क्या क्या AI के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा कि अलग अलग IIT NIT में अब AI की पढ़ाई होगी, और इसके लिए कोर्स डिजाइन करने का जिम्मेदारी जो है वो IIT मद्रास को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखिए। ये न्यूज हम लोग देख चुके हैं, बिहार में जो 4 विधेयक पास हुए थे वो, ठीक है, और उसके बाद नगर निगम की कौन सी स्थायी समिति थी जिसका चुनाव होने वाला था, नाम बताइए, समिति का नाम क्या था, बताइए भाई। सशक्त अस्थाई समिति। देखिए ये प्रधानमंत्री की जो इजराइल यात्रा है उसी के बारे में है, तो ये हम पढ़ के और आपको जो ऊपर हम डिस्कस किए थे उसमें हम ये सारा पॉइंट ऐड कर चुके हैं। हम बताए थे आपको कि मोदी जी जो है उनकी ये दूसरी यात्रा है, ठीक है, तो पहली बार 2017 में गए थे, फिर अभी वर्तमान में फिर से गए हुए हैं। इसके अलावा 2018 में जो है इजराइल के प्रधानमंत्री भी भारत आए थे, तो इन सब भी आपको याद रखना है। ये आर्टिकल भी वही है, इसी में से हम आपको वो जो इकोनॉमी का डाटा बताए थे,
इसके अलावा वो जो नीति बताए थे कि एक साथ दुश्मन देशों के साथ जो भारत अपना विदेश नीति बना रहा है, तो वो इस आर्टिकल से लिया गया था, डी-8 की नीति। यहाँ देखिए 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में न्यूज है। सबसे पहले प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें आपको पता है वो बताइए। पहले ये बताइए कि फाइनेंस कमीशन कौन से अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, सब लोग बताइए प्लीज। आप लोग सम्मिलित होइए, इस तरीके से इतना शांति नहीं रहना चाहिए, बताइए। 32 नहीं भाई, 280 में है, 280 फाइनेंस कमीशन, ठीक है। वित्त आयोग हम बोल रहे थे, 280 ठीक है, 280। क्या ये एक संवैधानिक संस्थान है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यस कि नो? यस सर। ओके, ठीक है, यानी एक संवैधानिक संस्थान है। संवैधानिक संस्थान का मतलब ये है कि हमारे संविधान में लिखा होना चाहिए। तो जब पता है कि 280 अनुच्छेद में है तो जरूर लिखा हुआ होगा, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। अब फाइनेंस कमीशन जो है, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है, ओके। अब ये बताइए कि जो फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपती है, क्या ये रिपोर्ट कंपलसरी है, क्या बाध्य है, क्या सरकार को मानना ही पड़ेगा? नहीं सर। नहीं है ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं बताइए, है ना, बोलना है भाई। नहीं होता है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। अच्छा, फाइनेंस कमीशन का मुख्य कार्य क्या है, काम क्या है इसका मेन कार्य? केंद्र और राज्यों के मध्य जो है करों का उचित बंटवारा होना चाहिए, बिल्कुल, है ना, वितरण करता है, ये याद रखना। चलिए, 16वें फाइनेंस कमीशन, उसकी नियुक्ति हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे बताइए? 16वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। 15वीं फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह, बहुत बढ़िया, एनके सिंह। अच्छा, राज्यों का हिस्सा कितना दिया गया है, कितना प्रतिशत दिया गया है? 41%। क्या 15वीं फाइनेंस कमीशन से और 16वीं फाइनेंस कमीशन में बढ़ाया गया है या घटाया गया है, क्या किया गया है? कुछ नहीं किया है, बिल्कुल सेम है। पहले भी 41 था, इस बार भी 41 रखा गया है, लेकिन इस बार एक नया मापदंड जोड़ा गया है, ठीक है। 6 अलग अलग मापदंड हम आपको बताए थे, उसमें एक नया मापदंड जोड़ा गया है। कौन सा था वो? कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी ऑफ इंडिया, है ना, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। तो कौन सा राज्य हमारे देश की जीडीपी में कितना योगदान देता है, उस आधार पे 10% जो है ना कर में उसको हिस्सेदारी मिलेगी। तो ये नया कौन सा मानक जुड़ा है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। फाइनेंस कमीशन की बात हो गई है, ये हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज ये WTO के बारे में है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है ये समझिए कि 14वां वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होने वाला है। कौन सा है क्रम? 14वां। क्या हो रहा है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है? तो ये कैमरून की राजधानी योंडे में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? कैमरून की राजधानी योंडे में। आने वाले समय में आपको योंडे घोषणा पत्र देखने के लिए मिल सकता है। इससे पहले भी योंडे घोषणा पत्र चर्चा में रहा है, तो आप लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है? 14वें क्रम का मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ हो रहा है? योंडे कैमरून में हो रहा है, ठीक है। जहां तक WTO की बात है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो ये समझिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, वर्ल्ड वॉर 2, तो जब इसका विश्लेषण किया जा रहा था कि ये वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, तो ये पता चला कि दुनिया के जो बहुत सारे देश थे वो आपस में ट्रेड को लेकर जो है ना विवाद में आ गए थे। मतलब जैसे अभी वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारा लगा रहे हैं ना टेरिफ, ठीक है, उसी तरीके से अलग अलग देश जो था ना टेरिफ लगा देता था अपने इकोनॉमी को बचाने के लिए, है ना। कहता था कि अगर मेरे मार्केट में सामान बेचना है तो हमको एक्स्ट्रा आपको पैसा देना होगा, ये टेरिफ था, टेरिफ लगा दे रहा था। तो वर्ल्ड वॉर 2 जब समाप्त हुआ तो सब देशों ने मिलकर सोचा कि आने वाले समय में भी इस तरह की संभावना ना आ जाए, इसलिए बोले कि एक हम लोगों को इस तरह का बॉडी, इस तरह का संगठन बनाना चाहिए जो हमारे आर्थिक विवादों का निपटान कर सके, हमारे व्यापार के विवादों का निपटान कर सके। और उसके लिए एक बॉडी बनाए जिसका नाम क्या था बताइए, किसी को पता है नाम क्या था उसका? GATT, गट, ठीक है। GATT फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ। इसका नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ। ये 1948 में बना। इसका मुख्य काम क्या था? विभिन्न देशों के मध्य जो व्यापार के संबंध में होने वाले जो विवाद है
उसको समाप्त करना। अब इसमें समस्या क्या हो गई कि विभिन्न देशों ने साइन तो किया, लेकिन चूंकि युद्ध के तुरंत बाद ही बना था, यानी युद्ध समाप्त हुआ 1945 में और ये बन गया 1948 में, तो इसका जो है ना बहुत सारा जो मानक था, किस तरीके से ये विवादों को सुलझाएगा, इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। ठीक है, तो बाद में बहुत सारा सम्मेलन हुआ कि गठ को और कैसे मजबूत किया जाए, किस तरीके से विवाद निपटान प्रणाली को और मजबूत किया जाए। तो इसी के कारण क्या हुआ, बहुत सारे मीटिंग के बाद यही गठ जो है 1995 में बदल कर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया, है ना। यही गठ जो है वही चेंज होकर क्या बन गया, WTO। कब बना, 1995 में। ठीक है, तो यही WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाला है 1 जनवरी 1995 को। गठ जो है वो चेंज होकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और आज का अंतिम लेख है, इसके बारे में हम लोग बात कर भी लिए थे, थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। ये लेख क्या है, भारत की अस्थायी सदस्यता से किसे लाभ। देखिए, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि अभी AI इम्पैक्ट समिट हुआ है, जिसमें अगर छोटी मोटी कमियों को हटा दिया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये बहुत सफल रहा है, एक प्रकार से बहुत बढ़िया आयोजन हुआ। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही हम लोग G20 का बहुत सफल आयोजन किए थे, फिर ब्रिक्स का, क्वाड का, ये सब होता ही रहता है। भारत जो है 2030 वाला 36 वाला ओलंपिक, इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम वगैरह भी कराने के पक्ष में है। यानी भारत की स्थिति मजबूत हो रही है। इतना ही नहीं, भारत ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो रही है, विदेश नीति इसकी अच्छी है। लंबे समय से 2000 मतलब बहुत लंबे समय से यहाँ पे बहुत स्थिर सरकार है, बार बार बदलती नहीं है। यहाँ की नीतियां बहुत स्पष्ट हैं। ठीक है, वैश्विक शांति के लिए भारत बहुत प्रयास करता है। कोरोना महामारी के दौरान जो है भारत ना सिर्फ अपनी इतनी बड़ी आबादी को बचाया, इसके अलावा पूरी दुनिया को अपना वैक्सीन प्रोवाइड कराया। तो इससे भारत की जो स्थिति है वो मजबूत है, ऐसा प्रतीत तो होता है। ठीक है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है कि हाल ही में जो AI इम्पैक्ट समिट के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा आए थे, उनके बीच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य जो है जो वार्ता हुई, उसमें ये बात निकल के आई कि अब सही समय आ गया है जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन में बदलाव होना चाहिए। उसमें जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं उसमें अन्य और देशों को भी जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ इस लेख में दलील दिया गया है कि भारत को क्यों जो है वो स्थायी सदस्यता देना चाहिए। अब आप लोगों से हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। पहले ये बताइए कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है उसमें जो परमानेंट 5 हैं वो कौन कौन से हैं। परमानेंट 5 कंट्रीज कौन कौन से हैं? रूस, चाइना, अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस, अमेरिका, ठीक, फ्रांस, ब्रिटेन। ठीक है, ये 5 देश है जी, है ना, 5 देश है। अब ये जो है ना पांचों देश 1945 में ही जुड़ गया था। 1945 में दुनिया का एक अलग सिनारियो था, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, ट्रेड अलग था, व्यापार अलग था, स्थितियां अलग थी, भारत नया नया आजाद हुआ था। ठीक है, बहुत सारे समस्या था। अब अभी 2026 चल रहा है, 80 साल हो गया है इसका। तो अब जो है ना सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का और भी बहुत सारा देश है जिसकी स्थिति बदल चुकी है ना। क्या ब्रिटेन और फ्रांस जो 1945 में पावर रखता था, क्या वो पावर अभी भी है? क्या अभी नहीं है उसका, है ना। रूस जो इतना पावरफुल 1945 में था या 1990 से पहले था, क्या अभी भी उतना पावरफुल है? क्या नहीं है। अमेरिका क्या उतना पावरफुल है? नहीं है। चीन का पावर और बढ़ गया है। यानी स्थितियां बदल रही हैं, इसलिए परमानेंट 5 में और देशों को भी जोड़ा जाना चाहिए। अब यहाँ पे आता है G4। G4 क्या है? ग्रुप ऑफ 4। ये ग्रुप ऑफ 4 ऐसी 4 देश हैं जो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करता है कि एक दूसरे को क्या सपोर्ट करता है कि इन सबों को भी परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। इसमें G4 में कौन कौन सा देश है? जर्मनी है, ब्राजील है, इंडिया है, जापान है। तो बात चलती रहती है, जब भी ये देश आपस में बात करते हैं, वार्ता करते हैं, द्विपक्षीय सम्मेलन करते हैं, तो बीच में बात करते हैं कि इन सबों को भी परमानेंट 5 में स्थान देना चाहिए। ठीक है, ये हो गया इस लेख का विश्लेषण। ये कई बार BPSC में पूछा है, कह सकते एक प्रकार से उसका फेवरेट टॉपिक है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार करके रखिए। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट दे दिए हैं, जैसे भारत को क्यों दी जानी चाहिए स्थायी सदस्यता। तो पहला, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 1.41 करोड़ लोग रहते हैं।
भारत का अर्थव्यवस्था जो है वो पीपीपी के आधार पर 3rd नंबर पे है। इसके अलावा डॉलर के हिसाब से देखिएगा तो 5वें नंबर पे है या 4थे नंबर पे है। शक्ति अभियान, शांति अभियान जो होता है यूनाइटेड नेशंस का, कहीं कहीं युद्ध होता है तो भारत बहुत बड़ा शांति सेना भेजता है, यानी विश्व की शांति में अग्रणी भूमिका निभाता है। भारत में स्थायी लोकतंत्र है, स्थिर सरकार है, ये एक डेवलपिंग कंट्री है। इसके अलावा इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बहुत प्रयास करता है। प्लीज म्यूट कर लेंगे, अभिनंदन जी म्यूट कर लीजिए, ठीक है, प्रयास करता है। इसके अलावा भारत G20, ब्रिक्स, क्वाड इन सब में तो सदस्य है ही। इसके अलावा जो है भारत जो है वो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इतना ही नहीं, कोरोना के समय में इसकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही थी पूरे विश्व में। तो ये सब पॉइंट तो है ही। इसके अलावा आप अपनी तरफ से कुछ पॉइंट बताइए कि क्यों भारत को परमानेंट मेंबरशिप दी जानी चाहिए। कोशिश कीजिए, कुछ पॉइंट अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो बताइए, बताइए कुछ तो बोलिए। जो लोग लिखे हैं मेंस कुछ बताइए, या जो नहीं भी लिखे हैं, ये तो सोचने वाली बात है, क्यों दिया जाना चाहिए, प्रयास कीजिए। जी सर, इसमें एक रीजन ये भी डाल सकते हैं कि हम लोग किसी देश को अभी तक आक्रमण नहीं किए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बात है, यानी हम लोग शांति के पुजारी हैं, है कि नहीं। बहुत बढ़िया। और कुछ और पॉइंट बताइए। ये भी तो हो सकता है कि ये अपने नेबरहुड के साथ अच्छे मतलब वो बनाने की कोशिश करता है। बहुत बढ़िया, यानी अपने क्षेत्र में शांति मजबूत बनाकर आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी हम लोग आक्रमण नहीं करते हैं, अपने आस पड़ोस में भी शांति स्थापित करते हैं, सर्वहित में विश्वास रखते हैं, है कि नहीं। अभी एआई समिट का जो वो था, स्लोगन था, क्या था बताइए तो। एआई समिट जो हुआ है उसका ध्येय वाक्य क्या था? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये पॉइंट भी आप डाल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भले ही एआई में अमेरिका और चीन जैसे देश अग्रणी हैं, लेकिन अगर हम अपने बेसिक्स को देखें तो जहां अमेरिका है वो एआई को कहते हैं कि प्रॉफिट के रूप में देख रहा है कि कैसे एआई से अधिक प्रॉफिट कमाया जाए। वहीं चीन की बात करें तो चीन अपने एआई को दुनिया के अलग अलग देशों पर थोपने का प्रयास कर रहा है ना, अपना प्रभाव जमाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत जो एआई डेवलप करने का सोच रहा है वो मानव दृष्टिकोण से प्रेरित है, वो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के दृष्टिकोण से प्रेरित है। तो भारत जो है सिर्फ अपने लिए, स्वयं के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए सोच रहा है। तो इसलिए जब इस प्रकार का देश है, इसका थॉट ऐसा है, हमारा बैकग्राउंड इतिहास देख लीजिए, हम बुद्ध, हम गांधी के देश के रहने वाले हैं, है कि नहीं। तो इस वजह से हम सबसे ज्यादा दावेदार हैं यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मेंबरशिप के, है ना। इस तरीके से लास्ट करेंगे तो एक बहुत बेहतरीन आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो है क्लास निबंध, मतलब ये आपको लेख तो समझ में आ ही गया होगा, और ये क्लास भी यहीं पे समाप्त होता है करंट अफेयर्स का।